नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया गया है और अभी तक वे सलाखों के पीछे हैं। अंकिता भंडारी हत्या मामले में जांच के लिए किया गया एसआईटी का गठन। बता दें कि हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। धामी सरकार द्वारा अंकिता भंडारी के परिवार को दी गई 25 लाख की आर्थिक मदद, साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार की गई है। वहीं 100 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए थे। वहीं दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी दी गई। कोर्ट में सरकारी वकील द्वारा की गई सख्त पैरवी की वजह से आरोपियों द्वारा दी गई जमानत अर्जी हर बार खारिज हुई है। कोटद्वार की अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, वहीं धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354A आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1) अनैतिक व्यापार निवारण वही अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना। अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1) के 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृत के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है और एसआईटी ने अपनी जांच में क्या महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पाए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये मामला है 2022 का ये मामला है कि जो हत्याकांड हुआ था वो बड़ा ही चर्चित उत्तराखंड के अंदर रहा है। और वही देखिएगा आज इससे फैसला आया है और फैसले के बाद जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश सुनाया है उसमें तीनों ही व्यक्ति को दोषी करार दिया है और दोषी करार देने के साथ इनको आजीवन कारावास की सजा भी कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। और इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं कि अंकिता के प्रियजनों को, जो परिवारजन है, उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कोर्ट की तरफ से की गई है। लेकिन वही देखिएगा कि इस फैसले से जो अंकिता के परिजन हैं वो अभी नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जांच की जा रही है। धनराज, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ कि जांच के दौरान किन किन लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, कौन कौन शक के घेरों में? जी जी बिल्कुल, देखिए जो जांच की गई थी पुलिस के द्वारा वो कहीं ना कहीं कई बिंदुओं पर हुई थी, क्योंकि पोस्टमास्टर की रिपोर्ट आने के बाद ये जानकारी हासिल हुई थी कि उसकी हत्या की गई है और जिसके बाद तमाम सबूत भी जुटाए थे। और अभी तक देखा जाए तो 94 जो गवाह है वो इसमें शामिल है। जी, तो आर्थिक मदद के अलावा और क्या सहायता प्रदान की जा रही है अंकिता के परिवार को? जी बिल्कुल, देखिए जो अंकिता के परिवार को मदद देने की बात कोर्ट ने कही है उसमें 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है। हालांकि पहले भी कई बार मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है उसका अमल करने का निर्देश भी दिया गया है। और इसके साथ ही जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज गर्ग हमें खबर पर पूरी जानकारी दे रहे थे। बता दें कि तीनों आरोपियों पर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल उन्हें जेल में रखा गया है और उनके परिवारों को भी मुआवजा देने की बात की गई है, लेकिन उनके परिवार खुश नहीं है इस चीज से लेके। वो चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य कई परिसंपत्तियों को लेकर लगातार बैठकें होती रही हैं। वहीं सिंचाई का विषय हो जाना या कि अन्य इन्हीं परिसंपत्तियों को लेकर एक बार
फिर पुण्य उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जल्द ही ये बैठक होगी। बैठक में बनवसा बैराज का विषय रखा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की परिसंपत्तियों को लेकर होने वाली बैठक पर तंज कसा है। साथ ही कांग्रेस को बैठक से कुछ सकारात्मक निर्णय निकलने की भी उम्मीद कम है। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है और इससे बड़ा सौभाग्य भी क्या हो सकता है। परिसंपत्तियों का जहां तक सवाल है, अगर बंटवारे की बात है तो ये तो राज्य में उत्तराखंड में जिसकी परिसंपत्तियां हैं, उत्तर प्रदेश जिससे परिसंपत्तियां मिलनी है, और केंद्र जो आर्बिट्रेटर है। 3 लोग हैं इसमें। जो हमारा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 जिसके चलते उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस बिल में ये प्रावधान है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में दोनों राज्यों की सहमति में अगर कोई दिक्कत आएगी तो केंद्र सरकार उसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाएगी। इस समय केंद्र में कौन है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश में कौन है? बीजेपी। उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी। तो इससे माकूल, जो मैंने आपको कहा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन तो कोई परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का मुखिया हमारे पौड़ी जनपद के पंचूर का योगी आदित्यनाथ, और मोदी जी तो हमारे उत्तराखंड के सबसे ज्यादा प्रेमी है ही। गढ़वाली भी बहुत अच्छी बोलते हैं श्रीनगर में जब आते हैं, लेकिन वो तब बोलते हैं जब वोट चाहिए होता है। जब परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा तब वो पंचायत नहीं करेंगे, तब वो योगी जी को नहीं कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड का हक है वो दे दो उत्तराखंड को, वो नहीं कहेंगे। अभी हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाना है और परिसंपत्तियों का हमने फैसला करना है। उसमें सिंचाई विभाग के कुछ बैराजेज हैं, जैसे खास करके बनवासा का बैराज जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है और वो अपनी आयु पूरी कर चुका है, 100 साल उसकी आयु हो चुकी है। अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाएगा तो नेपाल से हमारा आवागमन जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूपी इसको ठीक करे, उसका जो है रेट्रोफिटिंग करे, नहीं तो फिर हम उत्तराखंड उसकी रेट्रोफिटिंग करेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत वो आवश्यक है। इसके साथ साथ और भी जो परिसंपत्तियों का मामला है, कुछ नहरों का है और चीज़ों का मामला है, वो हम ठीक करना चाहते हैं। हमारा जो इकबालपुर में जो वाटर लेवल है बहुत क्रिटिकल हो गया है, डार्क जोन में चले गया है, तो हम चाहते हैं वहाँ भी एक नहर निकले जिससे कि वहाँ भी सिंचाई जो है हो सके। उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमने प्रार्थना की है। उनको लगभग 4000 क्यूसेक्स पानी हम दे रहे हैं, जबकि उनको 3000 ही चाहिए था। अतिरिक्त जो पानी है उसमें से हम 650 क्यूसेक्स पानी चाह करके चाहते हैं कि इकबालपुर नहर को हम चालू करें। तो उसकी भी बातचीत हो रही है। बाणगंगा की भी बातचीत हो रही है, जो आपके शुक्राताल में जाके निकलेगी। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी और इनका निराकरण। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट की तरफ से आरोपियों को सजा सुनाने का काम किया गया है। वहीं कोर्ट की तरफ से दोस्ती करार देने के बाद भाजपा कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन अंत में कोर्ट ने जन भावनाओं को देखते हुए दोषियों को सजा सुनाने का काम किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। भाजपा सांसद ने कहा कि न्यायपालिका ने तथ्यों और साक्ष्यों को कर फैसला किया है। कानून की व्यवस्था में अपने आप तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून की प्रक्रिया है और भारत के कानून की एक मान्यता है कि 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कानून अपना पूरा पर्याप्त समय लेता है। जब कानून संतुष्ट होता है, न्यायाधीश संतुष्ट होते हैं, तब वो निर्णय देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा न्यायालय पर, कानून पर, कानूनी एजेंसियों पर, सब पर पूर्ण विश्वास है और देश के हित में, समाज के हित में कानून सम्मत जो भी कुछ होगा उसके अनुसार जो भी उसकी कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई होगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। मुझे लगता है कि उनका उद्देश्य कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी।
चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए। भले ही वो राजनीतिक कारणों से कुछ चीजों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो ये कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। देखिए, हमारा पहले दिन से कहना है कि जो दोषी है कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करता है, हमारा न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, जो भी निर्णय आया है, जो भी उसकी सजा आएगी, वो मैं समझता हूँ कानून का सम्मान है, सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज 3-3.5 साल बाद ये फैसला आएगा और हमारी तो ईश्वर से यही कामना और प्रार्थना है कि इस फैसले से अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिले, उसके माँ बाप का ये जो जीवन नरक हो रखा था उनको कुछ सुकून मिले। और कहीं ना कहीं ये देखिए कि राज्य की इतनी किरकिरी हुई, ये पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर गया। एक छोटी बच्ची जो 19 साल की थी उसके साथ जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया, पहली सैलरी तक उस बच्ची को नहीं मिली थी। मात्र 20-25 दिन का उसकी नौकरी थी वनंतरा रिजॉर्ट में, जो कि ऋषिकेश में आता है और जो भाजपा के दर्जाधारी मंत्री का रिजॉर्ट था। उसके बेटों ने किस तरह से वहां पर अंकिता भंडारी के साथ दबाव बनाया उसके ऊपर, और अब तो जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि देह व्यापार होता था वहां, अंकिता भंडारी पर जबरन किसी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जाता। देहरादून में एक तरफ जहां कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उसी बीच पिछले कोरोना काल में लाभांशों को अब तक उनका भुगतान नहीं मिला है। सरकारी सत्ता गल्ला एसोसिएशन की ओर से कई किए गए प्रदर्शन पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कोरोना वायरस के मुआवजे को देने की बात कही थी, वहीं बाकी लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे, अब उनके सामने ये एक उदाहरण है। पिछली बार लोगों ने सरकार के आश्वासन पर काम किए पर उनको लाभ नहीं दिए गए, यानी कि लाभ भी दिए गए थे। और बता दें कि सरकार को उनका ड्यू क्लियर कर आगे का रास्ता साफ करना चाहिए ताकि 2021 की तरह नौबत दोबारा ना आए। देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी उठाई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे, चाहे वो पैरा स्टाफ हो हॉस्पिटल्स का या अन्य लोग हो जिन्होंने एज अ कोरोना वॉरियर काम किया था, उनको एक तो जॉब से भी हटा दिया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उनकी कार्य अवधि भी बढ़ाई नहीं गई और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो भी प्रस्तावित था उन्हें देने के लिए लाभ उनको नहीं मुहैया कराया गया। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो दस्तक है, अभी जो है 3 डॉक्टर्स को मिलाकर के 8 लोग जो हैं वो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस स्थिति में एक तरफ केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग आपको हिदायत दे रहा है कि अपने जो अस्पताल हैं उनको जो है हर चीजों से सुसज्जित कर लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, अदर स्टाफ हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि और लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे जब उनके सामने एक उदाहरण है कि पिछली बार जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की थी, सरकार की जो है आश्वासन पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए और जो भी जिसका ड्यू है वो दे करके और आगे के लिए जो एक रास्ता है वो क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। भगवान करे कि इस तरीके की कोई नौबत ना आए जो 2021 में थी, लेकिन कोई भी स्थिति ऐसी आए तो उसके लिए। बीती रात सितारगंज में जानवरों की हड्डियों से एक भरा पिकअप पकड़ा गया है। वहीं मौके पर ही विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि यह पिकअप मुरादाबाद से आ रहा है। तो कोतवाली सितारगंज में ही मौजूद पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह हड्डियां जानवरों की हैं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की मांग थी कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। सितारगंज के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन इसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है, जिसका अंजाम बार बार यही देखने को मिलता है कि कहीं गाय या कहीं मांस तो कहीं गाय की हड्डियां पकड़ी जाती हैं। और ये काफ़ी इसमें बदबू भी मार रही है, सड़ी हुई हैं और इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, कुछ इसमें खाल वगैरह के भी अवशेष हैं जिसमें लग रहा है कि कीड़े काफ़ी पड़ गए हैं। सर ये किस पर्पज से यहाँ पर? बस तो ये जो लोग लेके जा रहे हैं यही बता सकते हैं किस पर्पज से ही लेके जा रहे हैं करके, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि यहाँ मृत पशुओं की हड्डियाँ हैं और उसमें जो है काफ़ी बदबू मार रहे हैं, कीड़े पड़े हैं। तो उसका है ना वैसे
अब ये पुलिस प्रशासन देखेगा इसमें गलत सही का। सर जिस तरीके कहाँ से लेके आ रहे हैं इसका मुझे संज्ञान नहीं है, किस जगह से कहाँ से लेके आ रहे हैं करके। हाँ ये जरूर है कि सितारगंज में स्लैटर हाउस मिल गया और काफी पुरानी हड्डियाँ प्रतीत हो रही है। कुछ नहीं, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये खाली सरकार की छवि दूषित कर रहे हैं, ये माननीय धामी जी की छवि दूषित कर रहे हैं। अगर इनसे काम नहीं हो रहा तो अपनी जगह जाएं, इन्हें कहीं और भेज दो। वो आदमी हमें यहाँ चाहिए तो। देहरादून के जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन हॉस्पिटल में मरीजों को खूब आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पताल या ब्लड बैंक से खून उपलब्ध कराने के लिए रक्त गरुड़ वाहन की ज़रूरत की है, यानी कि शुरुआत की गई है। और इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर ने कहा है कि रक्त की सुविधा करने के लिए मरीज के परिजनों से 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा और अगर कोई भी मरीज शुल्क देने की स्थिति में नहीं है तो ये सुविधा मुफ्त भी दी जा सकती है। साथ ही उनका कहना है कि गरुड़ वाहन में तैनात चालक को संबंधित ब्लड बैंक या फिर अस्पताल के बारे में पता होगा, यहाँ से खून की व्यवस्था हो सके ताकि मरीज के तीमारदारों को भागदौड़ करने की आवश्यकता ना पड़े। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हमें जो है गरुड़ वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसका नाम है रक्त गरुड़ वाहन। किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अटेंडेंट को परेशान ना होना पड़े। मान लो हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, उसको दून अस्पताल से लाना है या कहीं और से ब्लड लाना है, तो हमारे यहाँ से स्पेशल उसको व्हीकल दिया जाएगा जिसका नाम रक्त गरुड़ वाहन है। उसका चार्ज फिक्स होगा 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर वो पेशेंट गरीब है, 50 रुपये पे करने लायक नहीं है, तो वो पीएमएस के अनुरोध पर फ्री भी किया जा सकता है। लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं से भी ब्लड मिले, लेकिन वो ब्लड मिल जाए उसको, और खुद ना दौड़ना पड़े इधर-उधर, क्योंकि पेशेंट को, वो अटेंडेंट को पता नहीं होता कि कहाँ से लाना है। तो गरुड़ वाहन में हमारे जो ड्राइवर होगा उसको सब पता होगा कि कहाँ मिल सकता है। हम भी फ़ोन से कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ आपके यहाँ ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, हम उसको वहीं भेजेंगे। तो इससे सुविधा। प्रदेश व केंद्र की सरकारें संस्कृति को बचाने और खेलकूद के प्रतिभागों यानी कि प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए भले ही लाख दावे करें, मगर स्थिति क्या है ये जाहिर है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों, खास करके पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो न केवल संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करके उनका हौसला अफजाई कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में जनजातीय क्षेत्र चक्राता के पर्वतीय प्रगति मंडल कांडोई धार में आगामी 4 जून से 6 जून तक क्रीड़ा व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जौनसार बाबर सहित पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। वहीं साथ ही स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। इस बार हमने जो रखा है, हमारा इस बार पहला टूर्नामेंट है। हमने कबड्डी रखा है जो क्षेत्र के युवा के लिए आज पहली पसंद है। बहुत सालों से आपने देखा होगा कि कबड्डी का एक खेल जो जौनसार बाबर पूरे उत्तराखंड देश का एक लोकप्रिय खेल था, ये विलुप्त होता जा रहा था। ये हमारा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि जौनसार बाबर में ये समय समय पर ये कबड्डी का आयोजन और जो अनेक खेल है ये होने चाहिए, जिससे हमारी सांस्कृतिक ये आयोजन है ये भी बने रहे और जो हमारे एकता का प्रतीक है, मिलन के रूप में भी ये इस चीजों को हम रख सकते हैं। हमारा ये जो खेल है ये हमने इस बार पहले रखा है। 10 गांव की एक समिति बनी, स्वर्गीय सदर सियाणा कुंवर सिंह तोमर मेमोरियल टूर्नामेंट के नाम से इसको नाम दिया गया है। जो हमारे खत की एक 10 गांव की शान थी वो हमारे बीच में नहीं है कहीं। अब हमारे खत के युवा ने तय किया कि भाई अब हम जो है सियाणा जी के नाम से एक ये टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस बार जैसा भी प्रशांत जी ने बताया कि इस बार बहुत अच्छा आयोजन समिति ने करा है। ओपन कबड्डी के लिए हमारे पास जैसे हिमाचल के नालागढ़ और महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम प्रदेशों से भी हमारे पास टीमों का वो आ रहे हैं। खाली पहले ये टूर्नामेंट पॉजिटिव होता था, अभी हमने शिफ्ट किया गांव में कांडोईधार में। तो हमारा उद्देश्य खाली कबड्डी नहीं है, इसके पीछे उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना। कबड्डी तो है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो टारगेट है, आगे का टारगेट है, वहां हम जो है कोई ITI आ जाए, कोई स्कूल आ जाए, आश्रम पद्धति जैसे स्कूल आ जाए, तो मतलब बहुत सारे विकास के, या कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई वहाँ सेंटर खुल जाए,
अभी जो जितने भी हमारे महानुभाव आ रहे हैं आ रहे हैं उनसे हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि टॉस से पानी वो अपने पूरे खत को या आसपास की जो खतें हैं उनको सप्लाई के लिए पंपिंग स्टेशन टॉस से बने जिसमें पानी की हमेशा भरमार रहती है, पानी कमी नहीं रहती है। तो ये टूर्नामेंट खाली ये नहीं है कि हम खाली इसको कबड्डी तो हर गांव में हर जगह खेलते ही रहते हैं, लेकिन कबड्डी के साथ साथ जो हमारा जो मुख्य वो टारगेट है वो है क्षेत्र का विकास करना, अपने खत का विकास करना, अपने खत के जो अगल बगल की खतें हैं चारों तरफ हमारा जो लक्ष्य है वो खाली क्षेत्र का विकास है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। ये हमारा जो खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन है ये होने वाला है 4, 5 और 6 जून को। पहले दिन हमारे पास जो आने वाले हमारे क्षेत्रीय जो बहुत बड़े ठेकेदार है वो हमारे मुख्य अतिथि है 4 तारीख को। 5 तारीख को हमारे बीच में सांसद जी होंगी रानी माल्या लक्ष्मी शाह जी और उनके साथ होंगे श्रीमान नौटियाल जी। तो 6 तारीख को हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक और मधु चौहान जी और हमारे कालसी के प्रमुख और अतिथिगण और भी होंगे। तो 3 दिन वैसे हमारे कार्यक्रम होने वाला है और इसमें साथ साथ सांस्कृतिक का भी हमने आयोजन रखा है जिसमें हमारे पास बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि जुबिन नौटियाल जी हमारे बीच में होंगे 5 तारीख को। तो जो लोग आप लोगों के माध्यम से मेरी बात पहुंचे तो वो जरूर आयोजन में 3 दिन में जरूर शिरकत करें। और खेल प्रेमियों के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो टीमें हैं वो बहुत दूर दूर से आ रही है, बॉम्बे से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से और हिमाचल की। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।